ईरान जल्द बना लेगा परमाणु बम। ट्रंप के सब कुछ तबाह वाले दावे के बीच IAEA की बड़ी चेतावनी। तो वहीं दूसरी तरफ रूस का अब तक का सबसे बड़ा हमला। जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के गले की नस है कश्मीर। असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ फिर से उगला जहर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। उसने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस करार दिया है। भारत को गिदर भभकी देते हुए कहा है कि यदि भारत भविष्य में कोई हमला करता है तो पाकिस्तान उसका निर्णायक जवाब देगा। कराची स्थित पाकिस्तान नेवल एकेडमी में शनिवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान एक क्षेत्रीय स्थिरता का वाहक है और उसने हर बार बिना उकसावे की भारतीय आक्रामकता का जवाब संयम और परिपक्व के साथ दिया है। अपने भाषण में असीम मुनीर ने एक बार फिर कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन, गले की नस बताया। उन्होंने कहा, कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है और यह हमेशा रहेगी। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों और कश्मीरी जनता के आकांक्षाओं को अनुरूप कश्मीर मुद्दों को न्यायपूर्ण समाधान के लिए आवाज उठाता रहेगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में पाक प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या से पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाते हुए सिंधु जल संधि पर रोक लगाने का ऐलान किया। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के भीतर मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। मुनीर ने अपने भाषण में यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के अंतिम चरण में था और भारत ने इसी समय तनाव फैलाकर पाकिस्तान को अस्थिर करने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को बढ़ावा देने और सीमा पार घुसपैठ को प्रोत्साहित करने के लिए कुख्यात रहा है। भारत लगातार उन फंड को कुचलता रहा है। भारत के अतीत में कई बार पाकिस्तान को चेताया है कि वह सीमा पार आतंकवाद को रोकने में विफल रहा है और अब भारत घातक हमले को जवाब चुपचाप नहीं देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह साफ कर दिया है कि आतंकवाद का कोई भी केंद्र अब सुरक्षित नहीं रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने शनिवार रात यूक्रेन पर तबाही बरसाई। एक ही रात में 477 आत्मघाती ड्रोन और 60 मिसाइलों से हमला किया गया। इस हमले में यूके का तीसरा F-16 लड़ाकू विमान भी मार गिराया। पायलट की भी मौत हो गई। यूक्रेनी सेना ने इस हमले को हाल के सप्ताहों में सबसे बड़ा और सबसे भयानक हवाई हमला करार दिया है। हमले के बाद जेलेंस्की ने अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों से भावुक अपील भी की है। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि पायलट ने आखिरी पल तक दुश्मन से लोहा लिया और विमान को आबादी वाले इलाके से दूर ले जाकर बड़ा नुकसान टालने की कोशिश की, लेकिन खुद को नहीं बचा सका। यूक्रेनी सेना ने 211 ड्रोन और 38 मिसाइलें मार गिराने का दावा किया, लेकिन बाकी हमले ने भी कई इलाकों को हिला दिया। चेरकाशी में बहुमंजिला इमारतों और एक कॉलेज पर हमले से 6 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमले के बाद एक्स पर भावुक अपील भी की है। उन्होंने कहा, यह युद्ध अब खत्म होना चाहिए। इसके लिए आक्रामक पर दबाव और हमारे लिए सुरक्षा दोनों जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी सप्ताह रूस ने 1270 ड्रोन, 114 मिसाइलें और करीब 1100 ग्लाइड बम दागे हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका और उसके सहयोगियों से तुरंत प्रोटोयट मिसाइल सिस्टम भेजने की अपील भी की है और कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और नेतृत्व की सबसे ज्यादा जरूरत इस समय है। हेग में हुई एक अहम बैठक में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी इस मामले में सीधी मदद मांगी है। F-16 लड़ाकू विमानों को यूक्रेन की रक्षा प्रणाली की रीढ़ माना जा रहा है, लेकिन अब तक वह 3 विमान युद्ध को खो चुका है। यह साफ नहीं है कि कुल कितने विमान फिलहाल यूक्रेनी वायुसेना के पास है। सेना के अनुसार इस हमले में भेजे गए 225 ड्रोन सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए भेजे गए थे, जिनमें विस्फोटक नहीं थे। यानी रूस अब भीड़ के बल पर हमला रणनीति अपना रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल के हमले के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
यह बड़ा खुलासा संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने किया है। उनका कहना है कि ईरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है, यानी परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। उनका दावा है कि ईरान की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता अब भी सलामत है। आपको बता दें कि इजराइल में सीज फायर के तुरंत बाद ईरान ने अपनी संसद में प्रस्ताव पास करके IAEA से संपर्क तोड़ दिया था। यह बयान सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को चुनौती देता है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया और देश के दशकों पीछे धकेल दिया है। एक न्यूज रिपोर्ट में IAEA प्रमुख ग्रोसी ने कहा, कुछ ठिकानों को नुकसान हुआ है लेकिन पूरा ढांचा अब भी खड़ा है। अगर ईरान चाहे तो कुछ ही महीने में सेंट्रीफ्यूज दोबारा शुरू कर सकता है और संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, ईरान एक अत्यधिक विकसित परमाणु तकनीकी वाला देश है। न सिर्फ सुविधाएं बल्कि ज्ञान और औद्योगिक ढांचा भी उनके पास मौजूद है। IAEA ने कुछ दिन पहले यह भी आशंका जताई थी कि ईरान में अमेरिकी हमले से पहले अपने पास मौजूद 408.6 किलो करीब 900 पाउंड संवर्धित यूरेनियम को कहीं और स्थानांतरित कर दिया हो सकता है। यह यूरेनियम 60% तक संवर्धित है, जो कि हथियार बनाने के स्तर से कुछ ही नीचे है, लेकिन इससे 9 से अधिक परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इजराइल से युद्ध विराम के तुरंत बाद ईरान ने अपनी संसद में ऐसा प्रस्ताव पास किया और IAEA से संबंध तोड़ने का ऐलान किया। ईरान ने IAEA प्रमुख के फोर्डो और अन्य परमाणु ठिकानों की जांच की मांग को खारिज कर दिया। ग्रोसी का कहना है कि हम नहीं जानते हैं कि वह संवर्धित यूरेनियम अब कहां हो सकता है। कुछ हिस्सा नष्ट हुआ हो और कुछ बचा लिया गया हो। ईरान को जवाब देना होगा, लेकिन वह फिलहाल सहयोग नहीं कर रहा है। उधर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान और उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनोई को चेतावनी दी है और कहा, मैं जानता था वो कहां छिपे हैं। मैंने उन्हें मारने से बचाया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने खुलासा किया है कि उन्होंने इजराइल की खामनोई को मारने की योजना को भी वीटो किया था, लेकिन अब उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर जरूरत पड़ी तो ईरान पर फिर से हमला किया जाएगा, वो भी बिल्कुल बिना किसी सवाल के। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शनिवार सुबह एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अगर राष्ट्रपति ट्रंप सच में परमाणु समझौता चाहते हैं तो उन्हें हमारे सर्वोच्च नेता के खिलाफ और सम्मानजनक भाषा बंद करनी होगी। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ईरान से प्रतिबंध हटाने पर विचार किया था, लेकिन अब उन्होंने वह प्रस्ताव भी वापस ले लिया है। आपको बता दें कि युद्ध की शुरुआत में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए उसके कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर 13 जून को हमला किया था। इसके बाद गत सोमवार को उसने ईरान की कुख्यात एविन जेल पर हमला बोल दिया था। इस पर हमला करने के लिए न्यूयॉर्क स्थित सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान नामक मानवाधिकार संस्था ने ईरान की आलोचना की थी। इतना ही नहीं, संगठन ने ये भी कहा था कि ईरान कानूनी रूप से एविन में बंद कैदियों की सुरक्षा के लिए बाध्य है और हमले के बाद तेहरान के अधिकारियों द्वारा निकासी अभियान संचालित करने, चिकित्सा सहायता प्रदान करने या परिवारों को सूचित करने में नाकाम रहने पर उनकी आलोचना की थी। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।